10वीं क्लास के बाद क्या करें, ये सवाल जितना आपको आसान लगता है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा जीवन टिका है। असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि अगर मैं 10वीं के बाद जो कुछ भी करूँगा उसका भविष्य में आने वाले मेरे अगले चुनावों पर क्या प्रभाव होगा। क्योंकि अगर एक बार गलत फैसला ले लिया तो आपके जीवन का बहुत कीमती समय खराब हो जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। क्या 12वीं क्लास करनी चाहिए? अगर 12वीं क्लास करनी चाहिए तो कौन सी 12वीं क्लास करनी चाहिए? क्या आर्ट्स लेनी चाहिए, या कॉमर्स, या मेडिकल, नॉन मेडिकल, या फिर सुपर मेडिकल, या फिर कोई आईटीआई कोर्स, या फिर कोई पॉलिटेक्निकल कोर्स करना चाहिए, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? ये जानने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सही फैसला ले सकते हैं। सबसे पहला, भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। दूसरा, इन सभी इंस्टीट्यूट्स में क्या पढ़ाया जाता है और ये दाखिला कैसे देते हैं स्टूडेंट्स को। तीसरी चीज़, इनमें कोर्स करने के बाद आप किस प्रकार की सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे। तो आइए सबसे पहले भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। भारत में वैसे लाखों की संख्या में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें अलग अलग तरह से एडमिशन होता है। ये इंस्टीट्यूट मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: सरकारी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो आइए पहले इन सभी के बारे में जान लेते हैं। सरकारी इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उनकी फ़ीस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले बहुत कम होती है। उसके बाद आते हैं सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। इन इंस्टीट्यूट्स में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उनकी फ़ीस सरकारी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है पर प्राइवेट से कम होती है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सभी कोर्सों की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर तो हमें सरकारी इंस्टीट्यूट में ही दाखिला लेना चाहिए, पर असल बात यह है कि इनमें दाखिला लेना आसान काम नहीं है, क्योंकि इनमें दाखिला 2 तरीके से होता है। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपके 12वीं क्लास के नंबर के हिसाब से आपका दाखिला लेंगे, जिसके ज़्यादा नंबर उसी को दाखिला मिलेगा। पर कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपका पहले पेपर लेंगे और फिर उस पेपर में आपके कितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से आपका दाखिला होगा। अब आप समझ गए होंगे कि दाखिला लेना थोड़ा मुश्किल काम है। तो आइए अब इन सभी प्रकार के गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस किस कोर्स में दाखिला देते हैं और वो दाखिला ये किस प्रकार से देते हैं। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट इंडिया के सभी प्रकार के गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है। इस लिस्ट में सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी प्रकार के कोर्स भारत में कराए जाते हैं उन सभी इंस्टीट्यूट्स की जानकारी यहाँ पर है। देखिए, आमतौर पर 10वीं के बाद हम 12वीं करते हैं, 11वीं 12वीं, और उसके बाद हम जितने भी प्रकार के कोर्स करते हैं वो सभी इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 12th क्लास करते हैं हम। उसके बाद हम किसी भी प्रकार का यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे। वो बीए भी हो सकती है, वो बीएससी भी हो सकती है, वो बीटेक भी हो सकती है। ये कोर्सेज आमतौर पर 3, 4 या फिर 5 साल के होते हैं। जब हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, अगर हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स होते हैं वो आमतौर पर 2 साल के होते हैं, जिन्हें हम एमए कह सकते हैं, एमएससी कह सकते हैं, या फिर एमटेक कह सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद अगर फिर भी हम और आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसे हम पीएचडी कहते हैं, और जो पीएचडी होती है वो 3 से 5 साल की होती है। पीएचडी ये 3 से 5 साल की होती है। तो इस प्रकार से हमारी है जो पढ़ाई वो इस प्रकार से चलती है। तो ये जो लिस्ट है कोर्सेज की, इसमें वो सभी इंस्टीट्यूट हैं जो बीए करवाते हैं, बीएससी करवाते हैं, एमए करवाते हैं, एमएससी करवाते हैं, एमटेक करवाते हैं या पीएचडी करवाते हैं, उन सभी की जानकारी यहाँ पर है। जैसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये छोटे स्कूल्स की जानकारी है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए भारत में आने वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में है बीएड और एमएड के कॉलेजेस, यानी इन कॉलेजेस में बीएड और एमएड का कोर्स करवाया जाता है, जो कि आप कब करेंगे, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर लगना है तब आप ये कोर्स करेंगे। पर इसके लिए आपको क्या पढ़ा होना चाहिए, आपने 12वीं करी होनी चाहिए और उसके बाद साथ में आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब आपके पास बीए या फिर बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेट का इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो सभी इंस्टीट्यूट हैं ये अलग अलग प्रकार के कोर्स करवाते हैं। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स,
इन सभी इंस्टीट्यूट में ये सभी प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। जैसे आपने आईआईटी का नाम सुना होगा, तो आईआईटीज ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आमतौर पर बीटेक के लिए फेमस हैं। तो यहाँ पे बीटेक का कोर्स करवाया जाता है, जो कि आमतौर पर 12वीं के बाद होता है। ठीक है, 12वीं के बाद आप जेई का पेपर देंगे और उसके बाद आपका जेई मेन का पेपर होगा। अगर आप दोनों पेपर क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपका आईआईटी में एडमिशन होगा। और बच्चे इस कोर्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि आईआईटी में फीस कम होती है। अगर हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फीस होती है यहाँ पे, पर इन आईआईटीज़ में फीस काफ़ी कम होती है और इनका जो पढ़ाई का लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइवेट जॉब में भी आपके जो पैकेज लगते हैं वो लाखों में लगते हैं, यानी आपको कई कई हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है महीने की, जबकि आप प्राइवेट नौकरी करें तब भी। तो उसके बाद ये एनआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम हैं। तो इसी प्रकार से ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और इन्हीं सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट में अलग अलग प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जैसे एम्स हो गई, तो एम्स में आपको पता है एमबीबीएस का कोर्स ज़्यादा फेमस है, जो कि नीट के बाद आपको मिलता है। तो क्योंकि अगर हम एमबीबीएस प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे फीस आपको पता है 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक वहाँ फीस होती है 5 साल की। पर अगर हम एम्स से करें तो हमारा खर्चा आप लगा लीजिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इसके बीच में आता है। और एम्स में अगर आप सबसे टॉप स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपकी फ़ीस नाम मात्र लगती है बिल्कुल, फिर तो आपको 5-6 लाख रुपये भी नहीं देने पड़ते। उसके बाद आते हैं साइंस से रिलेटेड कोर्स। तो इन इंस्टीट्यूट्स में आमतौर पर एमएससी करवाई जाती है और बीएससी। तो इस प्रकार के कोर्सेज के लिए ये फेमस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इन सभी के बारे में। उसके बाद ये अन्य प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई का नाम आपने सुना होगा। 10वीं के बाद बच्चे आईटीआई करते हैं। आईटीआई आमतौर पर 2 साल की होती है, आईटीआई के कुछ कोर्स 1 साल के होते हैं। तो इनमें भी दाखिला होता है। इनमें दाखिला आमतौर पर कुछ स्टेट्स में तो टेस्ट के माध्यम से होता है, पर कुछ स्टेट केवल 10वीं कक्षा के अंकों के हिसाब से दाखिला लेते हैं। उसके बाद ये पॉलीटेक्निकल कॉलेज होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं जो 10वीं के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलीटेक्निकल कोर्स आमतौर पर 3 साल के होते हैं। यहाँ पर आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च काउंसिल से रिलेटेड कोर्सेस और जो ये यूनिवर्सिटियाँ जो ये कोर्स करवाती हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी, मतलब जो सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, इन प्रकार की यूनिवर्सिटी में आमतौर पर पीएचडी के कोर्स करवाए जाते हैं। पीएचडी आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, यानी एमए के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, या फिर एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं, या फिर एमटेक के बाद। आमतौर पर जब तक आप पीएचडी में होते हैं आपकी उम्र 24 से 25 साल हो जाती है। कुछ कुछ लोगों की उम्र तो 27-28 साल हो जाती है पीएचडी कंप्लीट करते वक्त। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत में अनेकों प्रकार के जो हैं इंस्टीट्यूट्स हैं और हर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस प्रकार के कोर्स करवाता है और वो एडमिशन किस प्रकार से देता है। क्या वो पिछली एजुकेशन के मार्क्स के हिसाब से एडमिशन देता है या फिर वो कोई अपना टेस्ट कंडक्ट करवाता है। तो अब आपको उन सभी प्रकार के सरकारी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जानकारी दी जाएगी जो भारत में कंडक्ट करवाए जाते हैं, और ये भी बताया जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको कहाँ पे दाखिला मिलेगा और किस प्रकार के कोर्स में दाखिला मिलेगा। जैसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी आप जेई मेन का एग्ज़ाम देंगे और उसमें आपकी अच्छी रैंक आती है और जेई एडवांस में भी आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपका दाखिला होगा बीटेक के अंदर। बीटेक 4 साल का कोर्स होता है 12वीं कक्षा के बाद, पर आपकी 12वीं कक्षा नॉन मेडिकल होनी चाहिए। और आपको दाखिला कहाँ मिलेगा? भारत की टॉप आईआईटीज़ में। तो भारत की ये सरकारी आईआईटीज़ सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में आती हैं। यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो आपको लगभग अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। सरकारी में नहीं मिलेगी तो कम से कम प्राइवेट में मिल जाएगी। उसके बाद मैं हर एक प्रकार के कोर्स और उससे मिलने वाले दाखिले के बारे में नहीं बता सकता, आप नीचे देख सकते हैं ये एग्ज़ाम्स के नेम्स लिखे हुए हैं कि कौन सा एग्ज़ाम होगा आपका, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका एडमिशन किस प्रकार के कोर्स में होगा और कहाँ पे होगा। तो ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेडिकल, नर्सिंग एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज। अगर आपका नीट यूजी का एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आपका दाखिला एमबीबीएस के कोर्स में हो जाएगा, जिसकी फ़ीस आपको मैंने पहले बता ही दी है कि प्राइवेट में इसकी फ़ीस 60 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में होती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पर अगर आपको कोई सरकारी
कॉलेज मिल जाता है तो इसकी फ़ीस बहुत कम हो जाती है, 10 से 15 लाख के बीच में। और अगर आपको टॉप एम्स मिल जाता है तो ये फ़ीस बिल्कुल नाम मात्र हो जाती है। ये इसके अलावा आप BDS कर सकते हैं। जो आपका ये MBBS का कोर्स होता है ये 5.5 साल का होता है। ये आप 12वीं के बाद करते हैं, पर 12वीं में आपके पास मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए। तो अब आप समझ गए कि आपका जो फ्यूचर है असल में आपकी 12वीं की स्ट्रीम पर डिपेंड करता है कि 12वीं आपने किस स्ट्रीम से करी है। तो ये जो 5.5 साल का आपका कोर्स होता है MBBS का, इसमें 4.5 साल आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 1 साल आपकी अप्रेंटिस लगती है। तो इसी प्रकार से हर एक कोर्स के बारे में मैं बता नहीं सकता, पर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम दिया है और कौन से कोर्स में आपका दाखिला होगा आप देख सकते हैं। जैसे एम्स BSc नर्सिंग के लिए अलग से एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इनमें दाखिले के लिए CUET का एग्ज़ाम लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CUET, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आपस में मिलकर एक एग्ज़ाम लेती हैं, और उस एग्ज़ाम में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं उनको फिर इन सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। उसके बाद अगर आप लॉ, मैनेजमेंट या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? CUET UG। ठीक है, अगर आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका दाखिला BA, BSc, BCom, BBA इस प्रकार के कोर्सेज में होगा, और ये आपका दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा। अगर आप किसी नॉर्मल से गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं BSc के अंदर या BA के अंदर, किसी भी प्रकार के कोर्स के अंदर, तो आपका दाखिला वहाँ पे 12वीं कक्षा के मार्क्स के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, पर ये कॉलेजेस का लेवल थोड़ा लो होता है तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो जॉब के चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप LLB करना चाहते हैं तो आपको CLAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके बाद आपका LLB में एडमिशन होगा, और एडमिशन भी कहाँ होगा? टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ में होगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, NLU टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। इसके अलावा ये सभी प्रकार के आप देख सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट या फाइन आर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको ये सभी प्रकार के एंट्रेंस देने पड़ेंगे, अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं और इन कोर्सों को किसी अच्छी जगह से करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको MTech करनी है या PhD में एडमिशन लेना है, वो भी टॉप IITs में, तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और गेट का एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपने BTech की हो या फिर आपने BSc की हो। उसके बाद ही आप सभी प्रकार के अलग अलग एग्ज़ाम देख सकते हैं, जिनको क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग प्रकार के कोर्सेज में दाखिला मिलेगा, और ये दाखिला आपको अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा। उसके बाद अगर आप B.Ed करना चाहते हैं या M.Ed करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर गवर्नमेंट टीचर लगने के लिए B.Ed कंपलसरी है। तो B.Ed वैसे तो आप किसी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, पर अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा। और B.Ed कंप्लीट करने के बाद ही आप टीचर का फार्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फार्म भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद आती है M.Ed। तो M.Ed की एलिजिबिलिटी क्या है? पहले आपको B.Ed करी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप M.Ed कर सकते हैं। और आमतौर पर जब आप B.Ed करते हैं तो B.Ed के बाद आपको CTET का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो ही आप सरकारी टीचर बनने की भर्तियों को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो CTET एग्ज़ाम आपको पहले क्लियर करना होगा। 10th के बाद क्या करना चाहिए, इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी 10th क्लास है, तो इसके बाद आप जिस भी प्रकार की फील्ड चुनते हैं उसके हिसाब से आगे भविष्य में आप जो भी कोर्स कर पाएंगे वो सब कुछ बदल जाएगा। आप देख सकते हैं ये अलग अलग फील्ड्स में आप जा सकते हैं। सही फैसला लेने के लिए आपको इस पूरे फ्लो चार्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने अभी 10वीं क्लास करी है। मान लीजिए आप ना तो आगे पढ़ना चाहते हैं ना किसी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए ये केवल 10वीं क्लास के बेस पे मिलने वाली सरकारी नौकरियां हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप SSC MTS का फॉर्म भर सकते हैं,
इसके लिए केवल 10वीं कक्षा मांगी जाती है। या आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आप भर सकते हैं, इंडियन पोस्ट जीडीएस के फॉर्म आप भर सकते हैं, AWBI MTS का फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट वाइज होम गार्ड के फॉर्म आते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और गवर्नमेंट स्कूल में छोटे लेवल की पोस्ट निकलती हैं जिनके लिए केवल 10वीं कक्षा मांगी जाती है। इसके अलावा आप इंडियन कोस्ट गार्ड में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत प्रकार की सरकारी नौकरियां हैं, पर मेन यही हैं। अगर आप अभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ देखिए। तो इन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। 10वीं के बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट करते हैं तो क्या होगा? तो 10वीं के बाद आमतौर पर ये सर्टिफिकेट करवाए जाते हैं। CCC का सर्टिफिकेट, या O लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, या DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वैसे बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, हज़ारों की मात्रा में, पर सरकारी नौकरी के हिसाब से देखा जाए तो 3 यही मेन है। पर इनकी जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं इनके बेस पर बहुत कम निकलती हैं, नाम मात्र आप कह सकते हैं। तो ये सेफ ऑप्शन नहीं है, पर मैं फिर भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो भी आप कर सकते हैं। चूज़ आपने करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप और क्या कर सकते हैं? आप ITI कर सकते हैं। और ये ITI 1 साल की भी होती है और 2 साल की भी। और ITI में 100 से ज़्यादा प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो फिर कौन सा कोर्स किया जाए? मैं आपको 100 कोर्सेज की जानकारी तो नहीं दे सकता, पर आपको टॉप 15 कोर्सेज की जानकारी दे देता हूँ जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों में मांगे जाते हैं। तो ये ट्रेड देखिए, अगर आप ये ITI करते हैं, इन सभी ट्रेड्स की अगर आप ITI करते हैं तो इनकी सरकारी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी और ही प्रकार की ITI करते हैं तो हो सकता है आपको उसकी सरकारी भर्ती देखने को ही ना मिले, या नाम मात्र भर्तियाँ मिले। तो इलेक्ट्रीशियन का तो नाम भी सुना होगा आपने, तो इलेक्ट्रीशियन की काफ़ी भर्तियाँ निकलती हैं। तो ये सभी प्रकार की ट्रेड्स आप देख सकते हैं, तो इनकी अलग अलग भर्तियाँ निकलती हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, प्लम्बर, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और सर्वेयर। तो ये सभी पॉपुलर ITI कोर्सेज हैं जिनकी सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं। अगर आप ITI नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉलीटेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो पॉलीटेक्निकल कोर्स होते हैं ये आमतौर पर 3 साल के होते हैं और 500 से ज़्यादा प्रकार के पॉलीटेक्निकल कोर्स भारत में करवाए जाते हैं। पर अगर आप किसी कॉलेज में दाखिला लेने जाते हैं, सरकारी कॉलेज में पॉलीटेक्निकल कोर्स में, तो वहाँ पे 500 उपलब्ध नहीं होते हैं। वहाँ पे आमतौर पर 10 से 15 या थोड़े बड़े कॉलेज में हो सकता है 20 या 25 प्रकार के पॉलीटेक्निकल कोर्स उपलब्ध हों, तो आपको उनमें से ही चुनना पड़ेगा। तो अभी 500 प्रकार के पॉलीटेक्निकल कोर्स के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो आप टॉप 10 के बारे में जान लीजिए जो सरकारी नौकरी के लिए सबसे सही हैं, मतलब इनकी सरकारी भर्तियाँ आती हैं कम से कम। तो ये देखिए, अगर आप पॉलीटेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो इन फील्ड में करिए, सिविल में करिए, मैकेनिकल में करिए, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में या ऑटोमोबाइल में। तो इस प्रकार से आप इन सबको पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए अब आपने पॉलीटेक्निकल कोर्स कर लिया है और अभी आप जॉब नहीं चाहते हैं, आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, आप लेटरल एंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम से क्या होगा? इस एग्ज़ाम से आपका दाखिला बीटेक कोर्स में हो जाएगा। बीटेक वैसे 3 साल की नहीं होती है, बीटेक 4 साल की होती है, पर क्योंकि आपने ITI का कोर्स ITI नहीं, पॉलीटेक्निकल का कोर्स किया है, तो आपकी 1 साल बच जाएगी। और बीटेक काफ़ी प्रकार की होती है, तो जो पॉलीटेक्निकल कोर्स आपने किया है वही सब्जेक्ट आप बीटेक में चूज़ करेंगे। और बीटेक के बाद आप क्या करेंगे अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं? तो बीटेक से संबंधित जो सरकारी नौकरियां उनके बारे में मैं बताऊंगा, पर आपको ये जो फ्लो चार्ट है इसमें बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं, तो जब बीटेक का नाम आगे आएगा तो आपको इससे संबंधित सरकारी नौकरियों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप बीटेक के बाद भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर ये एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो आपका एडमिशन एमटेक में हो जाएगा। एमटेक 2 साल की होती है। इससे संबंधित सरकारी नौकरियों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर एमटेक करने के बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी भी स्पेशल भर्तियाँ आती हैं एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए, नहीं तो प्राइवेट में भी बहुत प्रकार की जॉब है।
पर अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको CSIR नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर ये एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो आपका एडमिशन PhD में हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं, कई बार ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी हो सकता है आपको PhD में एडमिशन ना मिले। PhD 3 से 5 साल की होती है। ये रेंज इसलिए है क्योंकि PhD कम से कम आप 3 साल में कर सकते हैं, मतलब उससे पहले नहीं कर सकते, और मैक्सिमम आपको 5 साल दिए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई सारी जानकारी अगर आप पॉलीटेक्निकल कोर्स करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप ITI भी नहीं करना चाहते हैं, पॉलीटेक्निकल कोर्स भी नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप जाएंगे 12th क्लास की तरफ, यानी 11th और 12th करेंगे आप। तो ये रही आपकी 11th और 12th क्लास। तो इसके बाद आपकी 6 ब्रांचेस बट जाएंगी। तो ये 6 ब्रांचेस कैसे बटेंगी? क्योंकि 11th और 12th क्लास सभी एक जैसी नहीं होती। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पहली टाइप की 11th 12th क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 11th 12th PCM से, यानी नॉन मेडिकल। अगर आप 11th 12th क्लास में नॉन मेडिकल लेते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर आप लेते हैं, तो फिर आप आगे भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 11th 12th नॉन मेडिकल से कर ली, पर आप आगे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं वो, तो फिर कौन सी सरकारी नौकरी आप अप्लाई कर सकते हैं? तो ये कुछ सरकारी नौकरियां हैं, जैसे अग्निवीर, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप या नेवी SSR। ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये फॉर्म केवल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट या किसी भी प्रकार की 11वीं 12वीं उसने की है तो वही अप्लाई कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए आपके पास नॉन मेडिकल 11th 12th में होनी चाहिए। पर इसके अलावा कुछ कॉमन गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जैसे NTPC, SSC CHSL कांस्टेबल के फॉर्म होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के होते हैं स्टेट वाइज, NDA, रेलवे या इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म। ये ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिनको कोई भी भर सकता है, मतलब उसने 11th 12th करी होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल से करी हो, नॉन मेडिकल से करी हो, आर्ट्स से करी हो, कॉमर्स से करी हो, किसी भी स्ट्रीम से करी हो। ये कॉमन गवर्नमेंट जॉब वो अप्लाई कर सकता है। पर कुछ जॉब कुछ स्ट्रीम के लिए स्पेशल होती है, मतलब ये जॉब केवल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। पर हर साल के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस इनमें आते रहते हैं, तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप उनको चेक करते रहिए। उसके बाद अब आते हैं कि 11th 12th के बाद आप सरकारी नौकरी अभी नहीं पाना चाहते हैं, तो आप आगे और पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आगे आप देखिए, मान लीजिए आपने अभी 12th पास कर ली है, तो आफ्टर 12th आप क्या करेंगे? तो 12th के बाद या तो आप कोई डिग्री करेंगे जो 3 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है, या 5 साल की भी हो सकती है। अगर आप 3, 4, 5 ये साल की डिग्री नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप कोई इंटीग्रेटेड डिग्री कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड डिग्री का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड डिग्री का मतलब है 2 डिग्री इकट्ठी करना। मतलब आप अपनी आगे की पढ़ाई भी साथ में ही करना चाहते हैं। अब इसका क्या एग्जांपल है, ये देखिए। जो बच्चा 12th नॉन मेडिकल करके आता है वो आमतौर पर इन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेता है। जैसे वो BSc करना चाहता है और साथ में वो MSc भी करना चाहता है, मतलब वो इकट्ठा ही पढ़ना चाहता है, या फिर वो BTech करना चाहता है और साथ में MTech भी, या फिर BSc और B.Ed भी। पर ये इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो जाएंगे ही। तो वहाँ पे जाएंगे तो आप हो सकता है आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन हो, या फिर आपको एंट्रेंस देना पड़े। मैक्सिमम चांस यही है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आपका सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा। और प्राइवेट की तो कोई बात ही नहीं, वहाँ पे तो आपका एडमिशन मिल ही जाएगा। तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं करना चाहते हैं, तो इसके अलावा आप और क्या करेंगे? फिर आप टीचिंग के कोर्स कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं टीचिंग डिग्री, DLED जो कि 2 साल की होती है, या BLED जो कि 4 साल की होती है। DLED का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और BLED का मतलब है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये कोर्स आप 12th नॉन मेडिकल के बाद कर सकते हैं। तो ये कोर्स क्यों करना है? क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भर्तियाँ निकलती है, पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि कोई भी कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, और साथ में उसके पास DLED या फिर BLED का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और साथ में आपका CTET एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर की वैकेंसी फिल कर सकते हैं। नहीं तो आपका स्टेट वाइज जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए, तो उसके बाद आप स्टेट में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हरियाणा में HTET एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं
तो आप हरियाणा की जो सरकारी स्कूल हैं उनमें टीचर की जॉब पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप पहली से 5वीं कक्षा के टीचर लग सकते हैं। पर आपको बड़ी क्लासेस पढ़ानी है तो इसका मतलब आपको खुद भी और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर, और उसके बाद फिर आपको टीचर का कोई कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए हमें उनसे थोड़ा ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो मान लीजिए आप कोई टीचिंग का कोर्स नहीं करना चाहते हैं, पहले टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब आप देख लीजिए। तो अगर आपके पास ये दो डीएलएड और बीएलएड के डिप्लोमे आपके पास हैं तो आप ये सभी प्रकार की भर्तियों को भर सकते हैं। जैसे DSSS PRT, ये गवर्नमेंट जॉब का नाम है। ये एक डिपार्टमेंट है जो टीचर्स के लिए जॉब निकालता है। DSSS, आपने इसका नाम भी सुना होगा, या NVS, KVS, ये स्कूल हैं जो टीचर्स के लिए भर्ती निकालते हैं। PRT का मतलब है प्राइमरी टीचर। या स्टेट बोर्ड रिक्रूटमेंट, यानी जो स्टेट है हमारे भारत की वो भी भर्तियां निकालती हैं टीचर के लिए अलग से। पर ये जो ऊपर वाली 3 भर्तियां हैं ये सभी के लिए लागू हैं, यानी कोई भी भारतवासी इनको अप्लाई कर सकता है। तो मान लीजिए आप कोई टीचिंग कोर्स नहीं करना चाहते तो फिर 12वीं के बाद आप ITI कर सकते हैं या पॉलीटेक कर सकते हैं, जो पीछे भी आपने पढ़ी थी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो हम 10th के बाद भी कर सकते हैं, तो फिर 12th करनी क्यों ज़रूरी है? देखिए, बात ऐसी है कि कई बार जो सरकारी भर्तियाँ आती हैं उनमें कई बार तो वो ऐसे मांगते हैं कि 10th होनी चाहिए और साथ में ITI होनी चाहिए। पर कुछ कुछ भर्तियाँ ऐसी मांगी जाती हैं जिनमें ये कहा जाता है कि आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए और उसके बाद ITI या पॉलीटेक्निकल कोर्स होना चाहिए। तो यानी इनके लिए भी अलग अलग भर्तियाँ आती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट जॉब है। तो आप दोनों तरह की अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस ITI वाली तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि 10th भी है आपके पास, और 12th प्लस ITI या पॉलीटेक्निकल की जो सेपरेट गवर्नमेंट जॉब आती है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फायदा है। आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। तो अब 12th नॉन मेडिकल आपने की है, तो इसके अलावा अब आप 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का जो कोई डिग्री कोर्स और करना चाहते हैं तो उसके बारे में और बता देते हैं आपको। यहाँ ध्यान दीजिए। तो अगर आप 3 साल की, 4 साल की या 5 साल की कोई डिग्री करना चाहते हैं तो आप कहीं तो एडमिशन लेंगे ना। तो एडमिशन के कितने तरीके हैं? एडमिशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? 12th क्लास के मार्क्स, यानी आपके 12वीं कक्षा के मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन हो, जो कि आमतौर पर लो लेवल के इंस्टीट्यूट्स में ही होता है। या फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप बेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो मान लीजिए आपका एडमिशन किसी भी प्रकार से हुआ हो, चाहे 12th के मार्क्स के हिसाब से हुआ हो या फिर आपने एंट्रेंस दिया हो, क्योंकि आगे कोर्स तो आप करेंगे ही। तो कितने प्रकार के कोर्स करेंगे आप? आगे हैं टाइप ऑफ कोर्सेज। टाइप ऑफ कोर्सेज, तो ये कोर्सेज की ब्रांच कितनी है? 3 ब्रांच है। मतलब कौन कौन से कोर्स करेंगे आप? पहले नंबर पर तो आप कर सकते हैं बीटेक, या फिर बी आर्किटेक्ट, या फिर बी प्लान। और ये कैसे करेंगे आप? इसके लिए आपको जेई और जेई मेन का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जेई मेन एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो आपका एडमिशन सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट IITs या NITs में होगा। और बीटेक 4 साल की होती है, बी आर्किटेक्ट 5 साल की होती है, और बी प्लान 4 साल की होती है। ठीक है, तो आप समझ गए। और बीटेक में 100 से ज़्यादा प्रकार के कोर्स हैं, यानी बीटेक कोई एक तरह की नहीं होती है, बहुत तरह की होती है बीटेक। 100 से ज़्यादा प्रकार के कोर्स हैं, पर 100 के बारे में तो आपको नहीं बताया जा सकता, तो आपको टॉप 10 बीटेक बताते हैं जो डिमांड में है। तो बीटेक की ये जो सब्जेक्ट हैं, जो स्पेशलाइजेशन है, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है अब के समय में। बीटेक सिविल, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिक में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, केमिकल में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर और इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, तो ये सभी फील्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब आपने बीटेक कर ली है, अब आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए जो बीटेक के हिसाब से हो, तो ये देखिए, ये बीटेक की गवर्नमेंट जॉब है। ये सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार की जॉब निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा BA किया हुआ स्टूडेंट या BSc किया हुआ, उनके लिए स्पेशल भर्ती है उनकी अलग। ठीक है, तो इनकी अलग रहती हैं भर्तियाँ। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप बीटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहते हैं, आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? तो आप एमटेक करेंगे। एमटेक 2 साल की होती है। ठीक है, और एमटेक करने के बाद अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको एमटेक के बेस पर अगर नौकरी चाहिए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एमटेक के बेस पे मिलने वाली नौकरियां हैं जिनमें एमटेक मांगी जाती है।
ये दिख रही है आपको। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के, या साइंटिस्ट, इंजीनियर, डीआरडीओ में आप लग सकते हैं, या टेक्निकल ऑफिसर लग सकते हैं आप। ठीक है, पर इनमें से कुछ जॉब्स के लिए आपका जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर मांगा जाता है। यानी पहले एम टेक कीजिए, उसके बाद CSIR नेट एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। और अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप PhD कर सकते हैं, जो कि 3 साल से 5 साल की होती है। ये PhD के आगे एस लिखा हुआ है, इसको देखिए। तो इस एस का मतलब ये है कि PhD एक प्रकार की नहीं होती। PhD आप कौन सी करेंगे ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यानी B.Tech में आपने क्या सब्जेक्ट लिया था, उसी प्रकार के सब्जेक्ट आप M.Tech में लेंगे। M.Tech में आपने क्या सब्जेक्ट लिए थे, वही आप PhD में लेंगे। या थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है इनके अंदर, पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो मान लीजिए आपने PhD कर ली, तो अब आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे? तो PhD करने के बाद आप अप्लाई करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। यानी आप B.Tech या M.Tech वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाएंगे। पर उसके लिए आपका जो CSIR नेट है वो क्लियर होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप B.Tech M.Tech इस तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आप और क्या कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं BSc। BSc में 50 से भी ज़्यादा प्रकार के कोर्स हैं। तो आप BSc करने के लिए कहाँ जाएंगे? किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नहीं तो आप किसी छोटे कॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो सभी प्रकार की BSc के बारे में नहीं बताएंगे, केवल टॉप 10 जो डिमांड में है उन BSc के बारे में आपको बता देते हैं। तो ये BSc आज के समय में डिमांड में है। यानी BSc डाटा साइंस आप कर सकते हैं, BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BSc IT, या BSc स्टैटिस्टिक्स आप कर सकते हैं, नॉटिकल साइंस में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिक्स में, एविएशन में, या फोरेंसिक साइंस में। ठीक है, तो ये जो भी प्रकार के आप BSc करते हैं तो इनके बेस पर भी सरकारी भर्तियां निकलती हैं। जैसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आपके लिए अलग से पोस्ट निकलेंगी जो केवल आप ही भर सकते हैं। और इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की डिमांड तो यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरियों में भी है, तो वहाँ भी आपको आसानी से डिसेंट सैलरी मिल जाएगी। अब मान लीजिए आप BSc के बाद नौकरी नहीं चाहते हैं, आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो BSc के बाद आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप IIT जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग प्रकार के कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए। तो सबसे पहले IIT जैम या CUET PG के एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप IIT जैम का एग्ज़ाम देते हैं तो आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में आपका एडमिशन होता है। अगर आप CUET PG का एग्ज़ाम देते हैं तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर आपका एडमिशन होगा। तो इनमें से बेस्ट क्या है? बेस्ट तो IIT है, पर CUET भी ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो अच्छा है। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे? आप करेंगे MSc। MSc होती है 2 साल की। ठीक है, और MSc में आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो अपनी BSc के सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ करेंगे, और उसी हिसाब से आप सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सरकार में जो भर्तियाँ निकलती हैं वो सभी प्रकार के कोर्स के सब्जेक्ट के हिसाब से निकलती हैं, तो आपको सब्जेक्ट बड़े ध्यान से चूज़ करना है। तो मान लीजिए आपने अभी MSc कर ली है 2 साल की, तो अब आप आगे क्या करेंगे? तो आगे आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि आप BSc के समय भी दे सकते थे, तो अब भी दे सकते हैं। तो अब अगर आप गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप M.Tech में दाखिला ले सकते हैं, जो कि B.Tech वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट ले सकते थे। पर अब आप भी कुछ ज़्यादा पढ़ चुके हैं, यानी MSc तक पहुँच चुके हैं, तो आप भी M.Tech में एडमिशन ले सकते हैं। और M.Tech के बाद तो आपको पता ही है, फिर M.Tech के बाद आप PhD करेंगे। ठीक है, और PhD में फिर आप पता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जॉब आपको मिलेगी। पर अगर आप MSc के बाद M.Tech नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट PhD भी कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि फिर M.Tech करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, बात ये है कि ये जो PhD है, ये PhD इस PhD से अलग है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं। क्योंकि M.Tech में आपने अगर कोई और सब्जेक्ट लिया है तो PhD में आप वही सब्जेक्ट ले सकते हैं। समझ गए आप?
तो यानी अगर आप अपनी पीएचडी के सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा एमटेक में सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, फिर आपका पीएचडी में भी सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो फिर एमएससी के बाद आप क्या करें, तो एमएससी के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं और बीएड का कोर्स करके आप टीचर बन सकते हैं, सरकारी भर्तियों के फार्म भर सकते हैं। पर उसके लिए आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, या फिर आपकी स्टेट में जो भी टीचर का एग्ज़ाम होता है, हरियाणा स्टेट में या राजस्थान स्टेट में जिस भी प्रकार के आपके एग्ज़ाम होते हैं आपकी स्टेट में, वो भी क्लियर होने चाहिए, फिर आप टीचर लग सकते हैं। क्योंकि अब आपने एमएससी की और साथ में बीएड की है तो आप पीजीटी टीचर लग सकते हैं, आप पीजीटी टीचर लग सकते हैं। इसका मतलब आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वही सब्जेक्ट जो आपने एमएससी में पढ़े हैं और बीएड में जो चूज़ किए हैं। मान लीजिए आप बीएड करने के बाद आप सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पिछली जॉब्स के जैसे ही हैं, DSSS, पर इस बार ये पीजीटी टीचर है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 9th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से एनवीएस में, केवीएस में और स्टेट बोर्ड्स में। अब मान लीजिए बीएड करने के बाद आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आगे फिर आप क्या करेंगे? आगे आप एमएड कर सकते हैं। एमएड 2 साल की होती है, ठीक है। और एमएड के बाद जॉब पाने के लिए आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट को क्लियर करना होगा। तो नौकरी कौन सी है आपकी? एमएड करने के बाद आप इन विभागों में नौकरियां पा सकते हैं। आप एनसीईआरटी में जा सकते हैं, एससीईआरटी में जा सकते हैं, या बीएड कॉलेजेस में आप टीचर लग सकते हैं, यानी आप बीएड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, या डेट में आप जा सकते हैं अगर एमएड करने के बाद। तो मान लीजिए आपने एमएड कर ली है और इसके बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पर पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका एजुकेशन से नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और पीएचडी इन एजुकेशन करने के बाद आप एमएड वाले कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, यानी आप एमएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो पीएचडी इन एजुकेशन करने के बाद आप एमएड कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं टीचर के तौर पर, और बाकी जो इससे नीचे विभाग आते हैं उन सब में तो आप पढ़ा ही सकते हैं क्योंकि आपने बीएड भी की है फिर, ठीक है। तो नॉन मेडिकल का जो ये ग्राफ है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद अगर आप बीएससी के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं सीधा, तो देखिए बीएससी के बेस पर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो इन सभी सरकारी विभागों में बीएससी के बेस पर जॉब निकलती है। पर बीएससी की जो स्पेशल जॉब है जो केवल बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है वो काफ़ी कम है। पर जो ये कॉमन जॉब है, ये ऐसी जॉब है इन्हें कोई भी भर सकता है, पर उसके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब है, ये जो सभी जॉब है नीचे वाली कॉमन गवर्नमेंट जॉब, इनको बीए वाला स्टूडेंट भी भर सकता है, बीकॉम वाला स्टूडेंट भी भर सकता है, बीएससी वाला भी भर सकता है और बीटेक वाला स्टूडेंट भी भर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बैचलर डिग्री के बेस पर स्पेशल जॉब चाहिए तो बीएससी उसके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। पर अगर आपको बीएससी ही करनी है तो कोई इस प्रकार की स्ट्रीम में देख के करिए कि उसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट जॉब आती हो। पर बीटेक आप कर सकते हैं क्योंकि बीटेक के लिए काफ़ी सारी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब आती हैं। तो अगर आप कॉमन गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें फिर सभी स्ट्रीम के बच्चे आएंगे, बीए वाले भी वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, बीएससी वाले भी वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, बीटेक वाले भी वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, बीकॉम वाले भी वही फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो कंपटीशन को कट ऑफ करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आइए उसके बाद बात कर लेते हैं 11th-12th मेडिकल की, यानी अगर आपने 11th-12th मेडिकल स्ट्रीम से करी तो आप आगे क्या करेंगे। मान लीजिए अगर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 11th-12th मेडिकल के बेस के हिसाब से आपको कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी। ये नीचे तो आपको पता ही है, ये तो कॉमन गवर्नमेंट जॉब है, ये तो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। पर जो मेडिकल के बेस पर, यानी जिन बच्चों ने 11th-12th मेडिकल की है उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट जॉब होती हैं, जैसे आर्मी में मेडिकल असिस्टेंट और एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है। ये जॉब काफ़ी कम होती हैं पर इनके लिए स्पेशल जॉब ज़रूर होती है। तो नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम लेने का ये फ़ायदा है कि इनके लिए अलग से जॉब निकलती है। आर्ट्स और कॉमर्स में ऐसा नहीं होता, उनके लिए बहुत कम स्पेशल जॉब्स हैं। तो मान लीजिए आप 11th-12th के बाद सरकारी नौकरी नहीं पाना चाहते तो आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, देखिए। तो जैसे पहले नंबर पे तो ITI और पॉलीटेक्निकल कोर्सेज हैं, इनके बारे में मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पहले भी बता दिया, सेम वही है, ठीक है। अगर आप
ट्वेल्थ मेडिकल के बाद ITI या पॉलीटेक्निकल कोर्स नहीं करना चाहते हैं, आप कोई डिग्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ट्वेल्थ मेडिकल के बाद जो आपकी डिग्री होती है आमतौर पर 3 साल की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस वही सेम है कि ये 3 साल की, 4 साल की या 5 साल की डिग्री में आपका एडमिशन 2 तरीके से होगा। कौन से 2 तरीके? या तो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आमतौर पर जो महंगे कोर्स होते हैं और अच्छे कोर्स होते हैं उनके लिए एंट्रेंस देना ही पड़ता है। तो चलिए इसको नीचे कर लेते हैं। तो 12वीं मेडिकल करने के बाद कौन कौन से प्रकार के कोर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो मेन इसके 3 ब्रांचेस बनते हैं। तो ब्रांच वाइज जानते हैं कि कौन सी ब्रांच से क्या होगा। पहली ब्रांच की बात करते हैं। ट्वेल्थ मेडिकल के बाद आप BSc कर सकते हैं। ये BSc जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट BSc करते हैं ना, उन BSc से ये अलग है, क्योंकि इन BSc के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये मेडिकल लाइन की BSc और इनके कोर्स भी 50 से ज़्यादा तरह के होते हैं। तो ये देखिए, तो ये जो BSc आप करेंगे किसी भी सब्जेक्ट से करिए आप, क्योंकि आप मेडिकल स्ट्रीम से आए हैं तो आप मेडिकल के सब्जेक्ट ही चूज़ करेंगे BSc में। तो BSc के इन सब्जेक्ट की स्पेशल जॉब निकलती है गवर्नमेंट में, और अच्छी खासी निकलती है, ठीक ठीक। और उसके बाद ये कॉमन गवर्नमेंट जॉब है जो कि आप दे ही सकते हैं। ये तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं जिन्होंने BA की है। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं जिन्होंने BCom करी है, और BTech वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, और BSc वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन स्ट्रीम्स हैं, पर स्पेशल जॉब निकलना भी तो जरूरी होता है ताकि जॉब के हाई चांस हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि BSc में 50 से ज़्यादा तरह के कोर्स हैं, तो कौन सी BSc करनी चाहिए। तो मैं टॉप 10 BSc आपको बता देता हूँ कि जिनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। वैसे काफ़ी अच्छी हैं, किसी का नहीं पता होता कि किसकी जॉब कब निकल जाए, पर मैक्सिमम जो लोग करते हैं फ्यूचर को देखते हुए। तो ये देखिए, अगर आप BSc इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक में करते हैं तो आपके जॉब के हाई चांसेस। जैसे BSc आप नर्सिंग करते हैं तो उसकी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। BSc की जगह आप MLT करते हैं, या BSc रेडियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, तो इस प्रकार की, या न्यूट्रिशन वाली या फोरेंसिक वाली या हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आपके जो गवर्नमेंट जॉब के चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं तो कम से कम प्राइवेट में भी मिल ही जाएगी, क्योंकि मेडिकल लाइन ठीक है थोड़ी, क्योंकि बीमार होना तो लोग मेरे ख्याल से तो शायद रुकेंगे नहीं भारत में। ठीक है, तो BSc के बाद आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। BSc करने के बाद आप B.Ed कर सकते हैं, और B.Ed के बाद आपको पता आपका CTET क्लियर होना चाहिए। ठीक है, या आपके स्टेट का जो TGT का एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप पढ़ाएंगे कौन सी क्लास को? आप पढ़ाएंगे 6th क्लास से 8th क्लास तक, और कुछ कुछ स्टेट आपको 10वीं तक भी अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो इनकी जॉब देख लेते हैं आप। तो ये देखिए, तो इन विभागों में आप पढ़ा सकते हैं, पर आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, और आपका CTET या फिर जो स्टेट जो टीचर का एग्जाम लेती है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपका एक पेपर होगा गवर्नमेंट का, वो भी आपका क्लियर हो जाता है तो आपकी जॉब लगेगी। तो मान लीजिए आप BSc के बाद B.Ed नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप और आगे कोर्स कर सकते हैं। आप MSc कर सकते हैं। MSc के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, CUET का एग्जाम, या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी अपने स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो कुछ यूनिवर्सिटी आपस में बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर तो वो अपना अलग एग्जाम करवाती हैं। और MSc के बाद भी स्पेशल कुछ जॉब्स निकलती हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, कि आपने MSc में कौन सा सब्जेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी MSc कर लेंगे और सोचेंगे कि इसकी गवर्नमेंट जॉब होती है, नहीं। आपको MSc का सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको BSc का सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से आपके गवर्नमेंट जॉब के चांस होंगे। और फिर MSc के बाद आप PhD कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप MSc के बाद B.Ed कर सकते हैं। ठीक है, तो MSc के बाद अगर B.Ed करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे TGT नहीं PGT आएगा। ठीक है, तो MSc करने के बाद अगर आप B.Ed करते हैं तो आपका थोड़ा ज़्यादा फायदा है, क्योंकि BSc करने के बाद आप B.Ed कर रहे थे तो तब तो आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे थे? 6th क्लास से 8th, या किसी किसी स्टेट में 10th तक। पर अगर आप MSc के बाद B.Ed करते हैं तो आप PGT टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी अब आप 9th क्लास को भी पढ़ाएंगे, 10th को भी, और 11th को भी, और 12th को भी। यानी आपकी क्वालिफिकेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ज़्यादा बड़ी क्लासेस को पढ़ा पाएंगे। और B.Ed के बाद आप क्या कर सकते हैं? B.Ed के बाद वही सिंपल जो आपको पहले बताया कि आप M.Ed कर सकते हैं 2 साल की, फिर आप B.Ed वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। M.Ed के बाद आप PhD कर सकते हैं, PhD में आप फिर M.Ed वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो आइए अब ऊपर की तरफ चलते हैं वापस से। तो मान लीजिए आपने 12th मेडिकल करी अभी, और आप BSc, उसके बाद अगर आप BSc नहीं करना चाहते हैं, आप 12th मेडिकल के बाद
किसी और प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं तो ये सभी कोर्स आप कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये सभी प्रकार के कोर्स आप कर सकते हैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड। MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BPT, बी फार्मेसी, BSc नर्सिंग, BMLT, इस तरीके से। उसके अलावा कुछ कॉमन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे BBA, BA, LLB, BCom, BA बैचलर इन जर्नलिज्म, इस तरीके से। BA LLB वकील बनने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन कोर्सेज हैं। कॉमन कोर्सेज मतलब जो सभी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, आर्ट्स के भी, मेडिकल के भी, नॉन मेडिकल के भी। तो अगर आप बीच में स्विच करना चाहें तो स्विच भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी लाइन में जा सकते हैं जो आपने 12th क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो आपको मेनली तो ऊपर वाले में जाना चाहिए जो ये ऊपर कोर्सेज हैं। तो इन सभी कोर्सेज के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आगे इसका बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा फिर। और इन सभी कोर्सेज की मास्टर डिग्री भी होती है और इनकी अलग अलग जॉब भी होती है गवर्नमेंट में, स्पेशल जॉब्स भी निकलती हैं इनकी। और MBBS के बारे में आपको बता देते हैं। तो MBBS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीट यूजी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपका MBBS में दाखिला होगा, जिसमें 4.5 साल आप पढ़ाई करेंगे, 1 साल आपकी जो भी है मतलब आप काम करेंगे डॉक्टर के रूप में, तो 5.5 साल लग जाएंगे MBBS में आपको। तो MBBS के बेस पे बहुत सारी सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं। आप सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट भी काम करेंगे तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे आपको। पर अगर आप MBBS के बाद नौकरी नहीं लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट PG का एग्ज़ाम देने के बाद आपका MD में एडमिशन होगा। MD का कोर्स है जो ये 3 साल का होता है, यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये करने के बाद भी आप डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। अगर आप फिर भी कोई नौकरी नहीं पाना चाहते हैं, आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको नीट SS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी नीट सुपर स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका DM में एडमिशन होता है, ये भी 3 साल का होता है, यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये कुछ BA BSc ऐसे, BSc के बाद MSc करते हैं, फिर PhD करते हैं। तो मेडिकल लाइन में कुछ इस तरीके से चलता है कि आप MBBS करते हैं, फिर MD करते हैं, फिर DM करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप 12th मेडिकल करने के बाद कुछ मेडिकल डिप्लोमास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कुछ जो पॉपुलर डिप्लोमास हैं मेडिकल के, जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, जैसे GNM या ANM का नाम आपने सुना होगा, या DMLT, DPT, ठीक है। तो ये अलग अलग कोर्सेज के नाम हैं, इनकी भी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। और इनकी जो जॉब निकलती है वो आमतौर पर कहाँ निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब इन हेल्थ रिलेटेड सेक्टर, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सरकारी अस्पताल हो गए, ठीक है, इन सब में छोटी छोटी पोस्ट निकलती हैं। और वो फिर क्या मांगते हैं, वो ये मांगते हैं कि 12th में आपने मेडिकल करी होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का, किसी भी फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो उसी प्रकार की जॉब आपको मिलेगी। तो 12th मेडिकल के बाद जो आप चीज़ें कर सकते हैं वो, उसके बाद आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं, यानी 2 कोर्स आप इकट्ठे ही कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको पता है कि आपने आगे क्या करना है, आप अपनी जो फील्ड है उसको स्विच नहीं करना चाहते कि पहले कुछ कर लिया बाद में कुछ कर लिया। आपको पता है कि MBBS के बाद मुझे MD ही करनी है, या BDS के बाद मुझे MDS ही करनी है, तो आप इन दोनों डायरेक्ट कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। या BSc के बाद मुझे तो MSc ही करनी है। तो इसमें क्या फ़ायदा है, तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपको बार बार एडमिशन के लिए अपने जो इंस्टीट्यूट है उनको बदलना नहीं पड़ेगा। उसी इंस्टीट्यूट में आपकी दोनों डिग्री हो जाएगी, आपकी UG डिग्री भी और PG डिग्री भी, ठीक है। या इसके अलावा 12th के बाद आप टीचिंग के डिप्लोमे कर सकते हैं, DLED और BLED। इसके बारे में आपको नॉन मेडिकल वाले चार्ट में मैंने आपको समझा दिया, सेम ये वैसे ही है कि आप DLED या BLED करेंगे और उसके बाद आप टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, तो आप टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन विभागों में। पर आप पढ़ाएंगे किसको, क्योंकि आप PRT हैं अभी, क्योंकि 12th मेडिकल के बाद आपने एक डिप्लोमा लिया है, तो आप पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उसके बाद बात करते हैं, अगर आप 12th में आर्ट्स लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो 12th में आर्ट्स लेने के बाद सिंपल ITI और पॉलीटेक्निकल का तो आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो अगर आप 3 या 4 साल की कोई डिग्री करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है। सिंपल आपको पता है 2 तरीके से आपका एडमिशन होगा, या तो एंट्रेंस देना पड़ेगा या 12th की मार्क्स।
तो टाइप ऑफ कोर्सेज कितने हैं? तो मोस्टली बच्चे आर्ट्स के बाद क्या करते हैं, बीए। पर बीए किससे? बीए सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं कि आप बीए में कौन से सब्जेक्ट लेते हैं। तो बीए के बाद स्पेशल जॉब्स हैं। बीए के बाद स्पेशल जॉब वैसे बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। अगर आपको कोई बैचलर डिग्री के बेस पर कोई जॉब चाहिए तो आपके लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल लाइन ही सही रहेगी, क्योंकि बीए के बेस पर ज़्यादातर जॉब नहीं है। बीए के बेस पे कॉमन गवर्नमेंट जॉब है जो कि सभी अप्लाई कर सकते हैं, फिर तो मेडिकल वाले भी, नॉन मेडिकल वाले भी, कॉमर्स वाले भी, क्योंकि ये विभाग केवल एक डिग्री मांगता है 12वीं के बाद, चाहे वो डिग्री कौन सी हो। तो इन सभी विभागों में वो जॉब निकलती है। यूपीएससी में एसएससी सीजीएल, या एसएससी सीजीएल मतलब एसएससी कॉमन ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। तो बीए के बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं या एमए कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। तो अगर नॉर्मल कॉलेज से करना चाहते हैं, किसी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। और एमए के बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो पीएचडी के बाद तो आपको पता ही है कि आप बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाओगे बीए के स्टूडेंट्स को या एमए के स्टूडेंट्स को, या फिर एमए के बाद आप बीएड कर सकते हैं, जिसके बाद आप पीजीटी टीचर बनेंगे। यानी आप ने जो एमए में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आप पढ़ाओगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को, ठीक है। या फिर बीए के बाद आप सीधी बीएड ही कर सकते हो, फिर आप पढ़ाओगे क्लास 6 से 8 क्लास तक, या उसके बाद फिर से आप एमएड में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और फिर ये जो चेन है ऐसे ही चलती रहेगी, एमएड के बाद फिर पीएचडी, और पीएचडी के बाद तो आपको पता ही है आप एमएड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। ये जो 2 पीएचडी हैं आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पीएचडी है, ये पीएचडी करने के बाद आपका अगर यूजीसी नेट क्लियर होता है साथ में, क्योंकि प्राइवेट से भी तो करी जा सकती है पीएचडी, तो आप एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। पर अगर आप ये वाली पीएचडी करते हैं एमएड के बाद वाली, यानी पीएचडी एजुकेशन में, तब आप एमएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे या बीएड के स्टूडेंट्स को, समझ गए। तो पीएचडी काफ़ी तरह की होती है, केवल पीएचडी के नाम से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस बारे में। हमें उसके सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि वो पीएचडी किस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मान लीजिए आप 12th आर्ट्स करने के बाद आप बीए नहीं करना चाहते हैं, तो आप अदर कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे बीए नहीं करना चाहते तो बीबीए कर सकते हैं, बीएलएल भी कर सकते हैं, बीकॉम, ठीक है। ये वही कॉमन कोर्सेज है जो पहले भी आपको बताया था। तो उसके बाद 12th आर्ट्स करने के बाद आप सेम इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं जो इकट्ठे होते हैं। जैसे बीए एमए आप इकट्ठी कर लेंगे, आपको पता है मुझे बीए के बाद एमए करनी है तो इसको इकट्ठा ही कर लो। या आप बीएलएल भी कर सकते हैं, या बीएफए और एमएफए कर सकते हैं, बैचलर इन फैशन डिज़ाइन या मास्टर्स इन फैशन डिज़ाइन, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, ये बस मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। वैसे इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि डिग्रीज बहुत तरह की हैं। तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं करना चाहते तो सेम वही आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हैं, जिसमें आप पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये उनके विभाग है जहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि 12th से जो कॉमर्स करते हैं, कॉमर्स से जो 12th करते हैं वो क्या करते हैं। तो मान लीजिए आप आगे नहीं पढ़ना चाहते, आपको जॉब चाहिए, आपने 11th 12th कॉमर्स करी है, तो ये देखिए आपकी गवर्नमेंट जॉब्स। तो 12th कॉमर्स के बेस पे कोई स्पेशल गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती है, आपको कॉमन गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें सभी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि बच्चे मेडिकल और नॉन मेडिकल लाइन की तरफ क्यों जाते हैं। मान लीजिए आपको जॉब नहीं चाहिए 11th 12th कॉमर्स के बाद, आपको आगे बढ़ना है, तो आप क्या करेंगे। सेम भाई आप आईटीआई या पॉलिटेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में दोबारा से नहीं बताएंगे आपको। अगर आप कोई डिग्री करना चाहते हैं तो आप 3 साल की या 4 साल की डिग्री कर सकते हैं, और उसमें आपका एडमिशन कैसे होता है, या तो एंट्रेंस एग्जाम दो अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, या 12th क्लास के मार्क्स के हिसाब से किसी लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो। तो इसकी ब्रांचेस कितनी हैं। तो नॉर्मली तो बच्चे क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं या फिर अदर कोर्सेज करते हैं। तो बीकॉम से वो क्या करते हैं फिर, तो बीकॉम में जो स्पेशल
जॉब्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन गवर्नमेंट जॉब्स ही अप्लाई करनी पड़ेंगी। और बीकॉम के बाद आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एम कॉम कर सकते हैं। और एम कॉम के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं तो किसी लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके बीकॉम के मार्क्स के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो अच्छा तो यही रहता है कि आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एम कॉम करें। अगर आप बीकॉम के बाद एम कॉम नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप बीकॉम ही नहीं करना चाहते हैं, ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आप कुछ और करना चाहते हैं, तो अदर कोर्सेज में आपको दिखा देता हूँ, ये अदर कोर्सेज हैं। तो ट्वेल्थ में कॉमर्स लेने के बाद आप ये कॉमन कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, बी बी ए, बी एल एल बी, बी ए, ठीक है। ये ऐसे कोर्सेज है जो हर स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। तो मान लीजिए बीकॉम के बाद आपने एम कॉम कर ली। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बीकॉम के बाद हम बी एड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बीकॉम में आपके जो सब्जेक्ट है वो स्कूल लेवल पे लगते ही नहीं है। 6th क्लास से 8th क्लास तक आप क्या पढ़ाएंगे कॉमर्स का। तो बीकॉम के बाद बी एड अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, एम कॉम के बाद बी एड आप कर सकते हैं, क्योंकि एम कॉम फिर आपको एलिजिबल बना देगा 9th 10th 11th और 12th को पढ़ाने के लिए। क्योंकि 11th 12th में तो जो बी कॉम है मतलब उसके सब्जेक्ट तो लगते हैं। या एम कॉम के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी करने के बाद आपको पता ही, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएंगे। और यहाँ पे अगर बीएड के बाद आप आगे एमएड भी कर सकते हैं, ये तो आपको पहले भी बताया हुआ है। एमएड के बाद फिर पीएचडी कर सकते हैं, और ये सब फिर ऐसे ही चलता है। तो आप मान लीजिए 12th कॉमर्स के बाद आप ना तो आईटीआई पॉलिटेक करना चाहते हैं, ना ही कोई डिग्री करना चाहते हैं, तो इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। मतलब सीधा ही 2 डिग्रियाँ कर सकते हैं आप लगातार, बीबीए के साथ एमबीए, बीकॉम के साथ एमबीए, बीबीए एलएलबी, या बीकॉम एलएलबी। या टीचिंग कोर्स आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया। और ये कोर्सेज करने के बाद आप सिंपल इन विभागों में अप्लाई करके पढ़ाएंगे, पर आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड और बीएलएड के बाद आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, या फिर आपकी स्टेट में जो भी एक टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपको 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको 12वीं के बाद एक डिग्री करनी पड़ेगी 3 या 4 साल की, और उसके बाद आपको बीएड करनी पड़ेगी, और फिर आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा तब आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको 9th 10th 11th 12th को पढ़ाना है तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो आप 12वीं के बाद करोगे। उसके बाद आपके पास 2 साल की एक और डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद आपने बीएड करी होनी चाहिए, और फिर आपका सीटेट का एग्ज़ाम या आपके स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर होना चाहिए। फिर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो कॉलेज में जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास या तो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और आपका नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको जिस भी एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में